वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मिड कैप स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो 250 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन क्या यही स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है या नहीं, ये जानेंगे हम। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्टॉक करता क्या है, फिर उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कैसे है, साथ ही साथ क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना कंपैटिबल है कि आज से 10 साल का विजन ये स्टॉक कंप्लीट कर सकता है या नहीं। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक करता क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो ये कंपनी है ये लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन पार्टनर है। इसके क्लाइंट्स जो है बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, यानी इन शॉर्ट देखें तो ये डिजिटल जितने भी काम हैं उसमें काम करती है, जैसे कि एप्लीकेशन को डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल सॉल्यूशन बेस्ड और ऑन द क्लाउड भी करती है। मोबाइलिटी और इंटरनेट थिंग्स हम बोल सकते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ये करती है। इंटेलिजेंसी और सॉल्यूशंस में भी, बिजनेस इंटेलिजेंसी और सॉल्यूशंस में भी काम करती है। अब अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है, तो ये फाइनटेक, यूटिलिटीज एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, पब्लिक सेक्टर में, रिटेल एंड हेल्थ केयर में भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में भी करती है। अगर हम इसका रेवेन्यू जनरेशन यहीं पे देख लेते हैं तो जो फाइनटेक है, फाइनटेक में करीबन 36% का ये रेवेन्यू जनरेट करती है। यूटिलिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 29% का रेवेन्यू ये यूटिलिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन से जनरेट करती है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक की हम अगर बात करें तो करीबन 13% से करती है ये रेवेन्यू जनरेट। और अगर हम रिटेल और हेल्थ केयर की बात करें तो सिर्फ 3% का रेवेन्यू यहाँ से इनका जनरेट होता है। और उसके अलावा पब्लिक सेक्टर या डिजिटल कॉमर्स भी बोल सकते हैं इसको, इसमें हम सिर्फ 6% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। और अदर की बात करें, जैसे यहाँ पे अदर है तो अदर में 14% का रेवेन्यू जनरेट करती है। आप बाकी थोड़ा डिटेल जो है सेक्टर्स के अंदर ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं और आप ये पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट डिटेल क्या है। अब इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल्स देखें कंपनी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 3622 करोड़ का है। और साथ ही साथ अगर करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो 273 रुपीज़ का देखने को मिलता है। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 1 का है, यानी स्प्लिट का बेनिफिट अब आगे तो नहीं मिल सकता, पहले मिल चुका है जो इसके ऑलरेडी स्टॉक होल्डर्स है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.23% का है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करती है। कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 96.6 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से है तभी तो डिविडेंड दे पा रही है कंपनी। अब अगर हम मेनली बात करें स्टॉक पीई की, तो स्टॉक पीई यहाँ पे 37 का देखने को मिलता है और पीईजी रेशो 1.76। अब यहाँ पे स्टॉक पीई जो है अपडेटेड नहीं देखने को मिल रहा है, अदरवाइज करंटली अगर आप इसके क्वार्टर रिजल्ट के इसमें देखेंगे जाकर तो आपको स्टॉक पीई देखने को मिलेगा और स्टॉक पीई करंटली 130.46 का देखने को मिलता है, जो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो ऐसे में 136 विच इज़ द हायर एंड बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिलता है। पीईजी रेशो और स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। अब ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगी किस तरह से ये चीज़ें जो है देखने को मिली है, या ओवर वैल्यूड हम अभी भी स्टॉक को बोल रहे हैं। अगर हम इसके अलावा आरओसी की बात करें तो 27.7 है, आरओई 21 है, विच इज़ गुड, नॉट हम बोलेंगे एक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन अच्छा है। पीईएस की बात करें तो पीईएस हमें 7.29 का देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे जो है डेप्ट की बात करें तो 26.3 करोड़ का डेप्ट है, 0.5 का इन्वेंट्री नहीं के बराबर है इनके पास। करंट असेट की बात करें तो 403 करोड़ के है। कंपैरेटिवली जो डेप्थ है ये ना लॉन्ग टर्म है ना शॉर्ट टर्म है, तो बेसिकली कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है, हम ये बोल सकते हैं। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें सेल्स की,
तो सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल्स में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा ग्रोइंग देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी ग्रोइंग ही देखने को मिल रहा है डे बाय डे। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करता है, वो बात अलग है। डिविडेंड बहुत कम पे कर रहा है लेकिन फिर भी डिविडेंड कंसिस्टेंसी से पे कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं जो रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है। लीज लायबिलिटी यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है और अदर लायबिलिटी देखने को मिलती है, जिसके चलते स्लाइटली यहाँ पे जो है डेप्ट कंपनी पे देखने को मिल रहा है, पर बेसिकली इट्स नॉट अ डेप्ट, हम ये बोल सकते हैं। अगर कैश फ्लो की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन डेफिनेटली है कि कंपनी के पास लास्ट एक साल से जो है पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलता है। अगर हम यहीं पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं 66.64% का जो है यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है। FIS 4% है जो कि बड़े हैं अभी इस क्वार्टर में, मार्च में। DIs यहाँ पे पहले थे स्लाइटली जो कि अभी नहीं देखने को मिल रहे। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 24.35% का देखने को मिलता है। यहाँ पे अदर्स में जो है 5% की हमको ये देखने को मिल रही है और एक अदर्स में 5.01% की, और वो जो है सेक्सॉफ्ट एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट का ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने जैसी ये है कि जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 13% देखने को मिलता है। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो करीबन 21%, यानी नियर अबाउट डबल का हमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। 5 सालों की बात करें तो 16% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। तो 5 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21 का ही देखने को मिला है। 3 सालों की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 25% से बढ़ा है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 28% से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरेटिवली प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि 5 सालों में स्टॉक प्राइस CAGR 68% से ग्रो हुआ है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21% से, और 3 सालों में 46%, तो यहाँ 3 सालों में 22% से ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो गाइस हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सक्सॉफ्ट की। अब ये सक्सॉफ्ट जो कंपनी है, सक्सॉफ्ट लिमिटेड, ये B कैटेगरी में फॉल करता है। अब B कैटेगरी जो B ग्रुप की कंपनी होती है ये कंसीडर्ड होती है नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, यानी इस कंपनी में नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं नॉर्मल रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है। 20% का इनका प्राइस बैंड होता है, तो एक ये हम बोल सकते हैं बहुत रिस्की कंपनी नहीं है मिड कैप होने के बावजूद भी। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने 1 सालों में जो है करीबन 7% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, विच इज़ नॉट सो फार एज एक्सपेक्टेड। और 5 सालों की बात की जाए तो मोर देन 1000% के रिटर्न्स कंपनी की तरफ से बनकर मिले हैं। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की यहाँ पे बात करें तो मोर देन 2000% के रिटर्न, 2500% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। लेकिन अगर ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे आप देखें भी तो आप देख सकते हैं 2005 से लिस्टेड है, तो जिसने 2005 से लिस्टेड में रखा होगा स्टॉक को उन्हीं को ये बेनिफिट मिला होगा। इसके अलावा अगर एक और बात इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी बहुत लंबे समय से फ्लैट ही चल रही थी और सडनली 2023 से थोड़ा थोड़ा जो है कंपनी में एक अप मूवमेंट आया है और 2024 में आज कंपनी जो है अपने हायर हाई पे देखने को मिलती है। 277 इसका हाई था और उसके आसपास ये देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है
कि क्या इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं। अब वो चीज़ का डिसीजन लेने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आईटी सेक्टर यानी सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो ये देखती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके मेंटेनेंस से लेके सभी चीज़ें ये करती है। लेकिन इसके लिए कॉम्पिटिटर्स जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स जो है इन्होंने मार्केट भी पूरा अच्छा खासा ग्रैब कर रखा है। साथ ही साथ ये लोगों के जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा हम बात करें तो कंपनी का जो ये जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं सका सॉफ्ट की, तो इसका जो ऑडिटर है ये नहीं है, बिना ऑडिटर के ये कंपनी देखने को हमें मिलती है। पियर्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली इनको अगर सरवाइव करना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। फिलहाल स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्योंकि पीक पे है। अगर आप देखेंगे तो अपने हायर हाई जो पोजीशन था उसके ऊपर स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो ये बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकती है। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक काइंड के स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटते हैं, तो उसमें ये वाला स्टॉक भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक की भी अच्छी धुलाई हो सकती है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें जो है ये अच्छी देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंसी से फंडामेंटल्स इसके ग्रो हो रहे हैं, कंपनी में ग्रोथ डेफिनेटली है। लेकिन तो बनता है तो लेकिन आया ही, और लेकिन इस कंपनी के मेन 5 जो है ये क्लाइंट देखने को मिलते हैं जिनसे इनको करीबन 48% का रेवेन्यू मिलता है। और इनके अलावा हम बोलेंगे तो कंपनी के पास और 2 ऐसे क्लाइंट है जिनसे करीबन 28% का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। तो बेसिकली 7 से 10 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी कंपनी का बेस चल रहा है, जिसमें से रिसेंट क्वार्टर में एक क्लाइंट कम हो चुका है, यानी अभी 6 क्लाइंट्स के बेसिस पर ये करीबन कंपनी पूरी रन हो रही है। नहीं, 7 क्लाइंट्स के बेसिस पर ये कंपनी पूरी रन हो रही है। अब मैक्सिमम अगर ये जो क्लाइंट्स है ये यूएस और यूके के देखने को मिल रहे हैं। अब यूएस और यूके के क्लाइंट्स हैं, दैट डजंट मीन कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली सबसे पहला इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा। दूसरी बात, कंपनी मिड कैप पे मार्केट के करेक्शन के साथ करेक्शन में जाएगी डेफिनेटली। कंसिस्टेंसी से कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी को 10 साल के लिए हम ब्लाइंडली होल्ड नहीं कर सकते हैं। कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन कंपनी का क्लाइंट बेस जो है ये बहुत कम है, और कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में बड़े बड़े दिग्गज हैं कि जो इस कंपनी को उनके लेवल पे आने तक का स्ट्रगल फेज बहुत लंबा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करें? नहीं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी करने का समय नहीं है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करो, उन लोगों के लिए अभी होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन में स्टॉक आए उसके बाद इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। हायर हाई में इन्वेस्ट कभी नहीं किया जाता, क्योंकि इस लेवल पे इन्वेस्ट करने के बाद करेक्शन 50% तक भी आएगा और यहाँ पर आकर आप पछताओगे। तो करेक्शन आने के बाद इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा वॉच रखना होगा कि इसके फंडामेंटल्स किस तरह से मूव हो रहे हैं। क्या फंडामेंटल्स अपना इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं? क्या कंपनी का पोटेंशियली कंपनी बढ़ रही है? कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ हो रही है या नहीं? कंपनी का क्लाइंट बेस आपको हमेशा देखना पड़ेगा, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ों पे आप वॉच रख सकते हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो, वरना ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, जबकि वो ओवर वैल्यूड अपने जोन में है, ज़्यादा बेटर होता है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट the specific stock, then please ask me in the comment section. I'll answer there. Thank you so much.